जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बीपीएससी के जीएस के जो संभावित प्रश्न हैं उसके विषय में। सबसे पहले आप सभी का नूतन व्रत किशोर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आदित्य आज आप लोगों को क्लास 5 जो बिहार बोर्ड के स्कूल में पर्यावरण की जो बुक है क्लास 5 की, उस बुक के जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो दी गई जानकारी है उसके विषय में हम लोग यहाँ पर एक निचोड़ के रूप में इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। इसमें जो भी चीज़ें दी गई है वह आपके बिहार बीपीएससी के एग्जामिनेशन जो होंगे शिक्षक बहाली की जो 2023 में होने वाली है उसके लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण होंगे, और बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि उसमें भी बेसिक प्रश्न आपको बुक से ही रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि किसी भी कंपटीशन का आप तैयारी कीजिए, बुक को अगर आप थ्रोली पढ़े हुए रहते हैं तो आपकी तैयारी मुकम्मल रहती है और आपकी गलती के चांसेस कम होते हैं। जो टीचर के एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, यह निश्चित तौर पर। और निगेटिव मार्किंग कम करने का एक ही विकल्प है कि आपके जो है विषय वस्तु पर पकड़ अच्छी तरह से होनी चाहिए, तो आपके निगेटिव मार्किंग कम से कम होंगे। आइए हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए इसमें देखते हैं कि क्या सब हम लोगों को दी गई जानकारी है और क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, समझना है। तो फटाफट हम लोग उस चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर जो हम लोगों को दिया गया है बिहार टीचर बीपीएससी 2023 जीएस, हम लोग जनरल स्टडीज पढ़ेंगे और यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस का हम लोग पढ़ने वाले हैं। यह पार्ट 1 है, वीडियो का पहला पार्ट है। आपको लगातार ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे अलग अलग पार्ट में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो पहले देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपको लगातार इस पर जीएस के क्लास 1 से लेकर के, आप 1 में तो नहीं है उतना, 2 से लेकर के या 3 से क्लास से लेकर के जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बुक पढ़ाई जाती है वहाँ से लेकर के 3 से लेकर के आपको 10th तक के सारे सोशल साइंस के और साइंस के जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको मिलते रहेंगे लगातार। लगभग में मेरी कोशिश होगी कि पूरे के पूरे जून मंथ तक में सारे के सारे आपको सोशल साइंस और साइंस के वीडियो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उसके बाद आपको रीजनिंग और मैथ के भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे जो आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो कोर्सेस में दिए गए हैं, जो आपको बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से हम लोग बीपीएससी 2023 जो टीचर बहाली होने वाली है उसको ध्यान में रख करके तैयारी करेंगे और उसी को ध्यान में रख करके हम लोग यहाँ पर सारा चीज़ को देखेंगे। तो आइए यहाँ पर देखिए हम लोगों को जो चैप्टर 1 दी गई है वह है हमारा पटना से नाथुला की यात्रा। यानी नाथुला आपके सिक्किम में है, पटना तो आप जानते ही है हम लोगों के बिहार की राजधानी है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दी गई है वह देखिए, सिक्किम की राजधानी। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि सिक्किम की राजधानी क्या है। तो सिक्किम की राजधानी क्या है हमारा, गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी क्या है हमारा, गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी हमारा गंगटोक है। पहला प्रश्न है सिक्किम की राजधानी क्या है, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। दूसरा है कि नाथुला कहाँ स्थित है। नाथुला एक पहाड़ी क्षेत्र है, काफी ऊंचाई वाला क्षेत्र है नाथुला। इसके विषय में भी हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। नाथुला कहाँ स्थित है, तो नाथुला आपका सिक्किम में स्थित है, जो आपके पर्यटन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, जहाँ पर आप घूमने वगैरह के लिए जा सकते हैं। अच्छी पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचाई वाला क्षेत्र है और यह एक तरह से ठंडा क्षेत्र है आपको नाथुला। अब हम लोग यहाँ देखते हैं नाथुला हालांकि सिक्किम से लगभग आपको 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग ये देखिए दार्जिलिंग, दार्जिलिंग कहाँ स्थित है। दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल का एक जिला है, पश्चिम बंगाल का एक जिला है दार्जिलिंग, जो चाय उत्पादन के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। और दार्जिलिंग में आप अगर कभी जाते हैं तो आप देखिएगा वहाँ पर घूमने के लिए जो वो जो बनाया खेत है जहाँ पर चाय की खेती होती है उसके ऊपर रोप वे बनाया गया है। रोप वे समझते हैं, रस्सी से इसे बांध करके फिर उस पर बैठने वाला रहता है और वो बिजली से चलता है। तो जैसे कि आपके बिहार के राजगीर वगैरह में भी बनाया गया है पहाड़ी क्षेत्र पर चढ़ने के लिए, यहाँ पर रोप वे बनाया गया और उस रोप वे पर बैठ करके आप पूरा जो चाय की बागान है जहाँ पर चाय की खेती होती है उसको आप देख सकते हैं। तो दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में है। सिक्किम, सिक्किम की सिचुएशन यानी सिक्किम की स्थिति क्या है, तो यह हिमालय की श्रृंखला में स्थित है। हिमालय पर्वत जो है अनेक तरह की श्रृंखलाओं में बटी हुई है। इसके मुख्य रूप से 3 श्रृंखला हिमालय की होती है जो कक्षा 9th में आपको दी गई है।
हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय की श्रृंखला उसमें दी गई है, 3 श्रृंखला है। उसी श्रृंखलाओं में, उसी एक श्रेणी में आपका सिक्किम बसा हुआ है, जो भारत की सबसे कम आबादी वाला आपको राज्य, सबसे छोटा-सा राज्य, सबसे कम आबादी। चूँकि ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पर जो निवास करना है वह काफ़ी कठिन हो जाता है। इसलिए यहाँ पर लोगों के निवास में दिक्कत होने की वजह से यहाँ की आबादी, यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी कम है। कंचनजंगा, कंचनजंगा ये एक हिमालय की चोटी है। हिमालय जो है अनेक पर्वत श्रृंखलाओं में बटा हुआ है, जैसे कि आप एवरेस्ट जानते हैं, यह भी हिमालय की एक चोटी है। कंचनजंगा है आपका, केटू हो गया, केटू ये भी एक हिमालय की पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला है। तो हिमालय की जो श्रृंखला बनी हुई है, इस तरह से मान करके चलिए, अगर हमारा हिमालय हो जाए तो इस तरह से इसकी चोटियाँ कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, इस तरह से आपका है, मतलब कहीं पर ऊँचा, कभी कहीं ज़्यादा ऊँचा, कहीं कम ऊँचा, कहीं ज़्यादा ऊँचा, कहीं ऊँचा, ये इसी को श्रृंखला कहा गया है, श्रेणी कहा गया है। तो हिमालय की जो श्रेणी है, उसी में आपका क्या है, कंचनजंगा बसा हुआ है। कंचनजंगा हिमालय की जो चोटी है, वह आपको किस राज्य में पड़ता है? सिक्किम राज्य में पड़ता है। सिक्किम की जलवायु, तो सिक्किम की जलवायु आपको क्या है, अत्यधिक ठंडी है, क्योंकि आप जानते हैं कि सिक्किम एक पहाड़ी क्षेत्र है। अभी तुरंत हम बताए हैं कि सिक्किम एक पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से जितनी ऊंचाई पर आप जाइएगा, उतनी ऊंचाई पर ठंड बढ़ती है। ऊंचाई वाला क्षेत्र समुद्र तल से जितनी भी आपको ऊंचाई नापी जाती है, मापी जाती है, वह समुद्र तल से मापी जाती है। जो धरातल हम लोगों का, मैदानी धरातल जहाँ पर हम लोग रहते हैं, वहां से नहीं नापना है, समुद्र तल से सारी ऊंचाई मापी जाएगी। तो समुद्र तल से सिक्किम की ऊंचाई काफी ज्यादा है। इस वजह से हम लोगों को सिक्किम जो है सो ठंडा होने के वजह से सिक्किम में जो है सो अत्यधिक ठंड पड़ती है, क्योंकि ऊंचाई वाला होने, और पूरा पहाड़ी क्षेत्र है जो ज्यादातर बर्फ से ही ढका हुआ रहता है। आपको चीन के साइड में पड़ता है, आप अगर भारत के नक्शा में देखिएगा तो आपके चीन के तरफ से जो है सो सिक्किम पड़ता है। आप अगर सिक्किम में जाते हैं तो अंतिम जो सिक्किम का छोर है वह नाथुला, नाथुला जो है वह भारत का अंतिम पॉइंट है, जो सिक्किम के तरफ से पड़ता है, सिक्किम राज्य में पड़ता है। इस तरफ आप नाथुला देखिएगा, भारत का झंडा नाथुला में, उस तरफ आप देखिए तो उस तरफ आपको चीन का झंडा लहराते हुए मिलेगा, जो तिब्बत क्षेत्र से पड़ता है। तिब्बत, चूंकि तिब्बत पे चीन का कब्जा है, यह तो हम लोगों को पता है, तो तिब्बत में चीन का झंडा फहराते रहता है। और इस तरफ हम लोगों का सिक्किम है, उसमें जो लास्ट पॉइंट है सिक्किम का नाथुला, वहां पर भारत का झंडा रहता है। अगला हम लोग को है कि दार्जिलिंग में, अगर हम लोग देखें कि दार्जिलिंग में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है दार्जिलिंग में, जिसको आप घूमने के लिए घूम सकते हैं, दर्शनीय स्थल कह सकते हैं, या ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो दार्जिलिंग को विशेष बनाता है। जैसे कि अगर पटना के विषय में ही कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि पटना में गोलघर है, पटना में चिड़ियाघर है कि नहीं, पटना में इको पार्क है, पटना में सचिवालय है, संग्रहालय है। मतलब ये सारी चीज़ें जो है सो हम लोगों को कह सकते हैं, गांधी सेतु है ना। तो इस तरह से अगर आप दार्जिलिंग की बात कीजिए तो दार्जिलिंग में हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्या क्या है ऐसी चीज़ें जो हम लोग घूमने के दृष्टिकोण से जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं चाय का बागान। दार्जिलिंग का चाय काफ़ी फेमस है, पूरे आप एशिया में कह दीजिए तो दार्जिलिंग का चाय फेमस है, जो भारत को एक अलग स्थिति में लाता है दार्जिलिंग का चाय। उसके बाद चिड़ियाघर है यहाँ पर, है ना। चिड़ियाघर मतलब आप क्या, जैविक उद्यान। यहाँ पर जो है सो वो जीव जंतुओं को उसके जो वातावरण चाहिए, अनुकूल वातावरण जो उसको चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जो प्राकृतिक वातावरण चाहिए उसको कृत्रिम रूप से उपलब्ध करवाया दिया जाता है, जिसमें वह अपने आप को जीवित रख सकता है। उसके बाद नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, यानी प्राकृतिक चीज़ों को संग्रह करके रखा गया है, जिसको अजायब घर भी कहा जाता है। लॉयड बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, जहाँ पर जूलॉजिकल पार्क में मुख्य रूप से याक, याक जो है, याक याक जो होता है, यह एक पर्वतीय पशु होता है, जो मुख्य रूप से हम लोगों को पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगा। यह पशु एक जानवर का ही है जो पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगा। इसके शरीर पर लंबा लंबा बाल होता है, बड़ा बड़ा बाल होता है। और वह बाल क्यों होता है, वह बाल होता क्यों है, वह बाल इसलिए होता है कि चूंकि वे पशु ठंडे प्रदेश में रहते हैं, उनको ठंड से बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अब पशु को तो हम लोग स्वेटर तो पहनाने नहीं जाएंगे, उसको कम्बल ओढ़ाने के लिए तो नहीं जाएंगे, है ना। तो नेचुरली
गॉड गिफ्टेड आप कह दीजिए, जिन्होंने इस संसार को बनाया है, तो सारे जीव जंतुओं को इस प्रकार बनाया है कि वह अपने आप को बचा करके रख सके, मौसम के अनुसार खुद को ढाल सके। तो वैसे ही याक पशु को नेचुरली गॉड गिफ्टेड चीज है कि उसके शरीर पर बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, जो उसको ठंड से बचाता है याक पशु को। ठीक है, और सिक्किम में यह पाया जाता है, तो सिक्किम में पाया जाने वाला पशु आपका याक हो गया। याक जो है वह मुख्य रूप से हम लोगों को कहाँ मिलेगा? सिक्किम में मिलेगा। सिक्किम में हम लोगों को याक मिलेगा। ठीक है, और सबको आप नोट करते जाइएगा, कॉपी में जो है सो आप सबको नोट करते जाइएगा। सिर्फ वीडियो में देख लीजिएगा तो उससे याद थोड़े रहेगा। कॉपी में सबको नोट करते जाइएगा, 1 2 3 4 करके जो है सो सबको नोट करते जाइएगा। हम जो है सो थोड़ा साइड हो जाते हैं, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और सबको लिख लीजिएगा, है ना। सब जब तक लिखा हुआ नहीं रहेगा तब तक थोड़े याद रहेगा, और याद करना ही पड़ेगा। सब कंपटीशन में ये सब, जनरली कंपटीशन में ये सब चीज़ें उपयोगी है। आप चाहे तो सीटीईटी का एग्जाम दीजिए, उसमें भी इन्वायरमेंटल साइंस रहता है। मुख्य रूप से हम पीआरटी के लिए जो है सो वीडियो बना करके आपको देंगे 1 से 5 के लिए। तो आप सीटीईटी का एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं, उसमें भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा, या बिहार टीईटी दीजिए, यूपी टीईटी दीजिए, कोई भी टीईटी का एग्जाम दीजिए, किसी भी प्रकार के कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, रेलवे का, बैंक का, एसएससी का, जो भी आप देते हैं उसमें भी आपको उपयोगी हो जाएगा। और बिहार बीपीएससी में तो उपयोगी होगा ही होगा। प्लस में आपका जो टीचर का एग्जाम अभी लेटेस्ट सुपर टीईटी कहिए या बिहार बीपीएससी 2023 जो टीचर एग्जाम है वो कहिए, उसमें आपको इम्पोर्टेंट है ही। क्लास वाइज और चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पर सारा डिटेल आपको दे देंगे। पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ने का जरूरत नहीं, उसका निकाला हुआ सारा आप कह सकते हैं कि जो रस है उसका निचोड़ है आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, याक सिक्किम में पाया जाता है। याक आपका, याक इसके शरीर पर लंबा बाल रहता है, जो भी हम बताए थे वही चीज है। अब देखिए, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? यह दार्जिलिंग में है। ठीक है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक जिला है, जहां पर आपको हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है। और इसकी स्थापना जो की गई थी, वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के महत्वपूर्ण योगदान, या कहिए कि उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के मार्गदर्शन में इस हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर होता क्या, देखिए, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, ये पर्वतारोहण संस्थान मतलब समझने का प्रयास कीजिए। एक प्रकार का इंस्टीट्यूट होता है, एक प्रकार का स्कूल है। जैसे कि हम लोग स्कूल में जाते हैं तो बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, क्लास 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, मैथ पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, सोशल साइंस पढ़ाएंगे, एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाएंगे, उसको नैतिक शिक्षा देंगे, साफ सफाई के विषय में जानकारी देंगे। तो यहाँ पर क्या है, हिमालय, हिमालय तो पर्वत है, पर्वतारोहण यानी पर्वत पर चढ़ाई करना, पर्वत की यात्रा करना, संस्थान यानी एक ऐसा स्कूल कहिए, एक ऐसा संस्था जो आपको हिमालय पर चढ़ने के विषय में बताएगा कि हिमालय पर हम लोग किस प्रकार चढ़ेंगे। क्योंकि दुर्गम क्षेत्र होता है, ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है, तो बिना ट्रेनिंग के, बिना अभ्यास के आप नहीं उसमें जो है सो यात्रा कर सकते हैं। जैसे कुदाल के सहारे आप कैसे चढ़ें, रस्सी के सहारे आप कैसे चढ़ेंगे, ऊंचाई वाले क्षेत्र पर आप खुद को कैसे मेंटेन करके रख सकेंगे। क्योंकि आप जितनी ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो शरीर को बर्दाश्त करने के लिए आपको उसमें प्रैक्टिस करके बनाना पड़ेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर आपको पीठ पर लादना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि एक मौसम के अनुसार अलग प्रकार की टोपी होती है पहनने के लिए, आँख में लगाने के लिए अलग प्रकार का चश्मा चाहिए, हाथ में पहनने के लिए अलग प्रकार का आपको क्या कहते हैं दस्ताना चाहिए, विशेष प्रकार का जूता चाहिए, विशेष प्रकार का आपको कपड़ा चाहिए, ताकि आप अपने आप को सर्वाइव कर सकें। भोजन, पानी, औजार जो है सो ज़रूरी है, वो सारा चीज़ आपको लेकर के जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्थानीय कुली चाहिए, जो आपके सामान को ढो सके, एक स्थानीय गाइड चाहिए जो आपको बता सके कि हाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे हम लोगों को यात्रा करना है। दुर्गम क्षेत्र होता है, जंगल होता है, अनेक प्रकार के जीव जंतुएं होते हैं। ये सारी ट्रेनिंग यहाँ पर आपको मिलेगा हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में, दार्जिलिंग में, जो पर्वत पर चढ़ाई के विषय में आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर आपको तेंजिंग नॉर्गे की मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, अच्छा से नाम लिख लीजिएगा, तेनजिंग नॉर्गे। ठीक है, तेनजिंग नॉर्गे, है ना, इनके विषय में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एवरेस्ट म्यूजियम भी यहाँ पर स्थित है। इसकी स्थापना 1954 में एवरेस्ट फतह की खुशी में
किया गया था। एवरेस्ट फतह की खुशी में इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था। ये जो तेंजिंग नोर्गे थे, इन्होंने एवरेस्ट फतह किया था, तो उसी खुशी में यहाँ पर जो है सो इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1954 में। और यह कहाँ पर है? तो दार्जिलिंग में है। किस खुशी में की गई थी? तो तेंजिंग नोर्गे जो थे वो एवरेस्ट की फतह किए थे, उसी खुशी में पंडित नेहरू के मार्गदर्शन में, उन्हीं के सानिध्य में किया गया था। अगला चीज हम लोग देखते हैं, तेंजिंग नोर्गे ये कौन थे? तेंजिंग नोर्गे तो 20 वर्ष की उम्र में कुली के रूप में पर्वतारोहियों के साथ जाया करते थे। तेंजिंग नोर्गे जो थे वह मुख्य रूप से तिब्बत के थे। इनका जन्म जो था वह तिब्बत में हुआ था, आपके इंडिया के ये नहीं थे। जन्म इनका तिब्बत में हुआ था, भारत में यह बस गए। बचपन इनका नेपाल में बीता। यानी कुल मिलाकर के 3 देशों के मिक्स वेराइटी है, 3 देशों के मिक्सचर है, 3 देशों के इनमें गुण है, 3 देशों का संस्कृति इनमें मिला हुआ है ना। 3 देशों का इनमें जो है सो सारी खूबियां हैं जो इनको औरों से, दूसरों से अलग बनाता है ना। तो 3 देशों के देखिए यहाँ पर मिक्स वैरायटी, मिक्सचर, यानी सभी संस्कृतियों को ये जान सके, समझ सके, वहाँ की चीजें इनको जो है। और ये सभी पहाड़ी क्षेत्रों से ही बिलोंग्स करता है, पहाड़ी क्षेत्रों से ही आते हैं। इस वजह से कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों के पारंगत हो गए, इनका घर हो गया, इनका सारा जो है सो इनको वहाँ का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहा। तो ये जो था सो कूली के रूप में जाया करते थे, जो पर्वतारोही जाते थे उसका सामान वगैरह लेकर के साथ में जाया करते थे 20 वर्ष की उम्र में। इनका जन्म जो था वो तिब्बत में हुआ था। यह मूल निवासी भारत के थे और इनका बचपन नेपाल में बीता। ठीक है, ये चीज हो गया। अब है कि इनको जो है सो पढ़ना लिखना नहीं आता था, फिर भी कई भाषाओं में बातचीत कर लेते थे। अब देखिए यह कमाल की चीज है कि पढ़ने लिखने का इनको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था। आपको जो है सो ये कुछ भी पढ़ लिख नहीं पाते थे, लेकिन जो है सो इनको भाषा का ज्ञान था। लोगों से बातचीत करते करते धीरे धीरे सुन लेते थे और कई भाषाओं को ये समझ भी लेते थे और कई भाषाओं में लोगों से बातचीत भी कर लिया करते थे। 1947 में बॉगडी नॉर्बू को बचाया। ये जो था बॉगडी नॉर्बू है ना, यहाँ पर यह देखिए बॉगडी नॉर्बू। 1947 ईस्वी में क्या हो गया था कि एक दल के साथ कुली के रूप में जो जाया करते थे तो जाते थे। ये जो थे आपको बॉगडी नॉर्बू, यह किसी कारणवश पहाड़ी क्षेत्र पर से, पहाड़ पर से गिर गए थे और काफी रूप से, यह गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। इनको अपने पीठ पर, है ना, ये तेंजिंग नोर्गे जो थे वो बॉगडी नॉर्बू को अपनी पीठ पर लाद करके अस्पताल ले गए और उनको बचाए, है ना। इसी वजह से इनको सिरदार सिरदार की उपाधि दी गई, सिरदार की उपाधि दी गई, क्योंकि यह अपने साथी बॉगडी नॉर्बू को बचाए 1947 ईस्वी में, अपने पीठ पर लाद करके अस्पताल ले गए, जिस कारण बस इनको सिरदार की उपाधि प्राप्त हुई। इनको सिरदार कहा गया। सिरदार एक सम्मानीय उपाधि होता है जो आपको सिक्किम में दिया जाता था। ठीक है, 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में आपको क्या कहते हैं, इन्होंने सर एडमंड हिलेरी के साथ एवरेस्ट फतह किया। 1953 ईस्वी में यह एवरेस्ट की चढ़ाई की, एवरेस्ट को फतह किए, और वह अकेले नहीं गए थे, साथ में एक और आदमी थे इनके साथ, सर एडमंड हिलेरी। ठीक है, इनके साथ जो है सो यह एवरेस्ट को फतह किए थे। इसी वजह से चूंकि यह 53 में जो एवरेस्ट फतह किए, इसी खुशी में भारत सरकार ने 1954 में जो है तो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किया, जिससे अनेक पर्वतारोहियों को ट्रेनिंग दी गई ताकि वो भी हिमालय का फतह कर सके, एवरेस्ट की चढ़ाई कर सके, एवरेस्ट पर भारत का झंडा लहरा सके। और देखिए सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, यह तो आप जानते ही भैया, ये एक नॉर्मल चीज है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ये आपको एवरेस्ट होता है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर आपके जो बीटीसी की बुक है उसमें दी गई है। दार्जिलिंग में गाइड को क्या कहा जाता है? सिरदार। गाइड जो होता है उसको सिरदार कहा जाता है। दार्जिलिंग में भी, सिक्किम में भी जो स्थानीय निवासी होते हैं, जो लोगों को पर्वतारोहण में मदद करते हैं, पर्वत पर चढ़ाई में मदद करते हैं, उनको गाइड कहा जाता है। स्थानीय निवासी होते हैं जिनको जो है सो उपाधि दी जाती है, सिरदार की उपाधि दी जाती है। ठीक है, अगला देखिएगा, हम लोग कुछ जानते हैं अब सिक्किम के विषय में। तो पहाड़ों तथा घाटियों के बीच यह अवस्थित है। हिमालय, याद रखिएगा, हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है और जो घाटी है वहां पर सिक्किम स्थित है हम लोगों को।
भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला। इसकी जो आबादी है 6,10,577 है, काफी कम इसकी आबादी है। 6,10,577 यानी लाख में है। हम लोगों के बिहार में तो इससे ज्यादा आबादी तो हम कहते हैं एक गो ब्लॉक में हो जाएगा, है ना। मतलब काफी छोटा राज्य हो गया, काफी कम आबादी हो गया। बिहार में तो खैर कोनो बात नहीं है, कहने का नहीं है इसमें क्या, बिहार में पॉपुलेशन कितना क्या है नहीं है। अब आइए हम लोग देखते हैं इसमें, यहाँ पर जो है सो मुख्य नदी है उसका तीस्ता। तीस्ता सिक्किम की मुख्य नदी है तीस्ता। तो आपको देखिए क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, तीस्ता नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। अब जो पढ़े रहेगा उसी को ना पता रहेगा कि सिक्किम में तीस्ता नदी बह रही है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। सीधा सीधी चीज आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। हम खुद सीटीईटी क्वालिफाई किए, क्लास 1 से 5 में 2 बार क्वालिफाई किए, 6 to 8 में भी क्वालिफाई किए। और हम आप कहिए तो हमने कोई कम जो है सो प्रैक्टिस सेट कोई बुक कुछ नहीं पढ़ी, सीधा सीधी जो बिहार सरकार की, जो भारत सरकार की एनसीईआरटी की बुक है उसको पढ़ना, बात खत्म, उसी में हो जाता है और इसी में हो ही जाता है। सारे क्वेश्चन तो वहीं से रहेंगे ना, आपको अदर कहीं से थोड़ी क्वेश्चन रहता है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपका बेस मजबूत हो जाएगा, बेस मजबूत हो जाएगा, सब हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। मुख्य जाति, सिक्किम का मुख्य जाति क्या हो जाता है? लेप्चा, नेपाली, भूटिया। अब देखिए यहाँ पर नेपाली जाति के लोग रहते हैं, लेप्चा और भूटिया जाति के लोग रहते हैं। यहाँ की औरतें जो होती है वो मनक, ये मानक वगैरह हम लोग नहीं बोलते हैं, धातु होता है जैसे सोना होता है वैसे ही ये लोग सोना और सोना के साथ मनक भी पहनना पसंद करते हैं। कहाँ के लोग? सिक्किम के लोग। तो इस यहाँ हम लोग इसमें सिक्किम के विषय में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगला चीज क्या सब दिया गया है ना। गंगटोक के विषय में पढ़ेंगे। गंगटोक है ना, सिक्किम की राजधानी है, सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक। ये भी आपको पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचाई पर स्थित है, क्योंकि पूरा का पूरा सिक्किम ही पहाड़ पर है। तो गंगटोक थोड़े आपको मैदानी भाग होगा, गंगटोक भी तो पहाड़े न होगा। तो ये एक पहाड़ी क्षेत्र है जो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। और वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, समझ याद रहेगा, याद करने में सुविधा होगा। समुद्र तल से 6,000 फीट की ऊंचाई पर है। जितना भी दूरी आप मापिएगा सब समुद्र तल से ही मापिएगा, हम पहले ही बता चुके हैं। पहाड़ों की ढलान पर है, यानी पहाड़ी क्षेत्र और उसके ढलानी पर स्थित बस है गंगटोक। काफी दुर्गम स्थल है लोगों के रहने के लिए, काफी खतरनाक स्थल है लोगों के रहने के लिए, इसी वजह से तो इसकी आबादी इतनी कम है। यहाँ पर जो है प्रमुख महात्मा गांधी सड़क, काफी इम्पोर्टेंट सड़क है वहाँ का महात्मा गांधी सड़क। वैसे देखिए आप कहीं भी चले जाइएगा एमजी रोड जरूर आपको मिलेगा, महात्मा गांधी रोड। चाहे आप बिहार जाइए, बंगाल जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, कहीं भी जाइएगा महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी आप जानते ही हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के और भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफ़ी इज्जत और सम्मान मिलता है उन्हें, उनके कार्यों के वजह से, उनकी नीतियों, उनके सिद्धांतों के वजह से, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गंदगी फैलाना मना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है गंगटोक के विषय में, और इंटरेस्टिंग चीज़ भी है हम लोगों के लिए, खास करके बिहार के लोगों के लिए, कि जहाँ तहाँ कचरा फेंक देते हैं, जहाँ मर्जी हुआ वहाँ गंदगी फैला दिए। आप ट्रैफिक पर भी देखिए, सारी गाड़ियाँ एक ही तरफ से, इस इधर से भी खड़ा, उधर से भी खड़ा हो जाएंगे, और फिर क्या हो गया, जाम लग गया और हॉर्न पर हॉर्न लोग बजाते रहते हैं। लेकिन कभी गंगटोक जाइए, गंगटोक का स्थिति बिल्कुल अजब है ना, बिल्कुल अजबे है यहाँ का स्थिति, और काफी अच्छा है। गंदगी फैलाना सख्त मना है, सख्त मना, यानी कोई भी दुकानदार है सड़क पर कचरा किसी भी हालत में नहीं फेंक सकते हैं, कोई भी व्यक्ति है सड़क पर कचरा नहीं फेंक सकते हैं, उसके लिए अलग से डस्टबिन है, वहां पर आप कचरा फेंकिए। घर का कचरा हो, दुकान का कचरा हो, किसी भी चीज का कचरा हो, आप वहां पर नहीं फेंक सकते हैं, गंदगी आप नहीं फैला सकते। गाड़ियां बिल्कुल कतारबद्ध चलेंगी, बिल्कुल लाइन से गाड़ी चलेगा, ओवरटेक नहीं करना है, ना ही कोई हॉर्न बजाएगा। अगला गाड़ी जा रहा है, पीछे से अपना दूसरा गाड़ी जा रहा है, फिर तीसरा चौथा, ऐसे करके लाइन से सबको चलना है, बिल्कुल एकदम पंक्तिबद्ध से, है ना। जैसे कि आर्मी वाले का कतार रहता है वैसे ही गाड़ी का वहां पर कतार रहेगा,
कोई आगे पीछे होने का जरूरत नहीं। और वैसे भी पहाड़ी क्षेत्र है, सड़क भी पहाड़ी है, तो क्या हो जाएगा कि एक तरफ आपका जो सड़क है तो दूसरी तरफ खाई है। अगर कोई गाड़ियां ओवरटेक करने का कोशिश करेगा तो खाई में गिरने का उसका खतरा रहेगा, खुद भी गिरेगा और दूसरी गाड़ी को भी गिराएगा। इसलिए कोई वहां पर धड़पड़ी नहीं, आप आराम से गाड़ी चलाइए अगर जाते हैं तो। और हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं है, आराम से जाना है, कोई कचरा नहीं फैलाना है, गाड़ियां कतारबंद ढंग से चलेंगी, कोई हॉर्न नहीं बजाना है, गंदगी नहीं फैलाना है। वहां पर फूलों का बगीचा है, बॉटनिकल गार्डन है और रूमटेक मोनेस्ट्री, ये इम्पोर्टेंट है। रूमटेक मोनेस्ट्री है ना। रूमटेक मोनेस्ट्री क्या है? बौद्ध धर्म गुरु जो थे उनका जो है निवास स्थान है, ठीक है। कर्मापा, कर्मापा। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने का संभावना रहता है एग्जामिनेशन में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, कि रूमटेक मोनेस्ट्री क्या है। बौद्ध धर्म गुरु जो थे कर्मापा, उनकी जो है सुबह निवास स्थान है। उसके बाद ये हमारा हो गया गंगटोक के विषय में। और दूसरा ये भी देखिए क्वेश्चन कि रूमटेक मोनेस्ट्री कहाँ है, तो गंगटोक। अब गंगटोक ना दे करके आपको सिक्किम दे दे तो कहिएगा कि सिक्किम है नहीं, यहाँ पर गंगटोक दिया हुआ है, नहीं सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, तो अगर गंगटोक में है तो सिक्किम में न होगा। ये सब साधारण सा चीज है। कर्मापा बौद्ध धर्म गुरु थे, तो आपको बौद्ध धर्म गुरु का निवास स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसे भी रह सकता है, या उनका निम्नलिखित में से किस राज्य में है, इसे भी रह सकता है। ये सब घुमा करके प्रश्न रहने का संभावना रहता है। अब हम लोग पढ़ते हैं नाथुला। नाथुला जो है यह सिक्किम राज्य में है, जो आपको तिब्बत के सीमा पर है, बॉर्डर पर है, पहले हम बता ही चुके हैं। गंगटोक से ये 52 किलोमीटर दूर है। 50-60 किलोमीटर कहे थे तो एग्जैक्टली ये कितना है, 52 किलोमीटर दूर आपको है गंगटोक से नाथुला। यानी सिक्किम राज्य की जो राजधानी है वहां से 52 किलोमीटर दूर आप जाइए तो आप पहुंच जाइएगा नाथुला में, ठीक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 14,500 फीट, पूरा का पूरा ऊंचाई ये भाग है। यानी अगर आप कहिए कि गंगटोक से चलिए नाथुला तो कैसे चढ़ाई कीजिएगा, ये अगर गंगटोक है यहाँ पर तो हमारा नाथुला ऐसे सीधा हम लोग चढ़ेंगे इस तरह से, है ना। क्योंकि ये देखिए 6,000 फीट है, आई 14,500 है, यानी 8,500 फीट ज्यादा ऊंचाई, 8500 फीट आप जो है सो ऊंचाई पर चढ़िएगा, है ना। तो लगभग में आप कह दीजिए कि इतना ऊंचा जाइएगा, हवाई जहाज जितना ऊंचा पर उड़ता है उतना ऊंचा पर आप जो है सो यहाँ पर चढ़ जाइएगा। यानी बादलों के बीच यात्रा कीजिएगा, है ना। बादल मतलब जो है सो शरीर से टकरा टकरा करके जाएगा, मैदानी भाग में तो देखने के लिए नहीं मिलता है, तो नाथुला घुमाइए, बादलों के बीच जो है सो सैर कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए भारत तथा तिब्बत की यह सीमा पर स्थित है, समुद्र तल से 14,500 फीट के ऊंचाई पर है, ठीक है। सिल्क मार्ग के नाम से भी इसको जाना जाता था। नाथुला का जो मार्ग है इसको रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग, जिसको हम लोग कहते हैं रेशम रूट, सिल्क मार्ग। भारत और चीन के बीच जो व्यापार होता था वह मुख्य रूप से सिल्क मार्ग, रेशम मार्ग के द्वारा ही होता था। इसको आप सिल्क मार्ग कहिए या रेशम मार्ग कहिए या सिल्क रूट कहिए, ठीक है। सिल्क मार्ग को रेशम मार्ग भी आप कह सकते हैं, रेशम मार्ग, ठीक। सिल्क मार्ग, सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग, सिल्क रूट एक ही चीज है। इसके द्वारा भारत तथा चीन के बीच जो है सो पुराने समय में, प्राचीन काल में व्यापार होता था, सामानों की आवाजाही होती थी, ठीक है। तो यह जो है सिल्क मार्ग, इसी सिल्क मार्ग से चीन के यात्री बिहार के नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, है ना, पाटलिपुत्र, बोधगया वगैरह आया करते थे। आप जानते हैं कि चीनी यात्री कई आए थे भारत में, भारत खास करके बिहार। बिहार जो था पुराने समय में ज्ञान की धरती थी, यहाँ पर विदेश से लोग आया करते थे पढ़ने के लिए। वर्तमान में हालांकि स्थिति जो है सो कहने का मतलब काफी डमाडोल है, लेकिन पहले जो था सो ऐसा स्थिति नहीं था। फिर भी अभी भी आप देख लीजिए कि यूपीएससी की जो एग्जामिनेशन होती है उसके जो रिजल्ट होते हैं, पकड़ के बिहारी एकदम जो है सो दबदबा बनाए हुए रहते हैं। हर बार जो है सो यूपीएससी में बिहार के बच्चे का अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। तो अभी भी कहिए तो पढ़ाई लिखाई का जो चीज़ है उसमें बिहारी कमज़ोर नहीं है,
लेकिन थोड़ा सा स्थिति जो है होना चाहिए वह है नहीं, सुधार उसमें होने की संभावना है, सुधार होना चाहिए। तो सिल्क मार्ग, रेशम मार्ग, ये जो था आपको भारत और चीन के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग था। ठीक है, भारत और चीन के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग था। पुराने समय में इसी के द्वारा व्यापार होता था भारत और चीन के बीच। ठीक, ये सिल्क मार्ग के द्वारा ही चीनी यात्री जो नालंदा, बोध गया, इसी मार्ग मतलब समझिए सिल्क मार्ग से बोध गया, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला आया करते थे। ये सभी कहाँ है? बिहार में। हम लोगों के बिहार में ये सब चीज है। और आप जानते होइएगा इत सिंह, फाहियान, ये सभी जो थे चीनी यात्री जो बिहार पढ़ने के लिए आए थे नालंदा में, है ना, राजगीर में पढ़ने के लिए आए थे। यहाँ की सड़कें जो होती है वह सांप की तरह, ये घुमावदार, बिल्कुल ऐसे ऐसे, यानी गाड़ी चलन, सड़क ऐसे है। अब इसमें गाड़ी चलाना है, देखिए इसमें गाड़ी चलाना काफी कठिन काम है। अब इधर गाड़ी चलाइए और इधर खाई, तो गाड़ी का पलटने उलटने का, गिरने पड़ने का संभावना अच्छा खासा रहता है। और चूंकि देखिए 14,500 फीट ऊंचाई पर है, तो गर्मी तो नहीं न लगेगा, ठंडा तो स्वाभाविक है लगेगा। ठंडा भी उमच करके ठंडा होता है, काफी ज्यादा ठंडा होता है। इसलिए वहाँ अलग तरह का कपड़ा है, जूता है, आप जो है सो पहनने के लिए, टोपी वगैरह मौसम के अनुसार, चश्मा, दस्ताना, ये सभी मौसम के अनुसार जरूरी पड़ता है। उसके बाद देखिए एक और चीज है जो पर्वतारोही सब जो होता है, तो एक प्रश्न हमको एक विद्यार्थी जो है सो ऑफलाइन क्लास में किया कि सर जी पर्वत उर्वत पर जो लोग जाएगा तो सोएगा नहीं, उसको नींद आएगा कि नहीं आएगा? तो स्वाभाविक चीज है, स्वाभाविक चीज है, पर्वत उर्वत पे जाइएगा तो नींद तो अबे करेगा, सुतबे कीजिएगा। उसके लिए अलग से स्लीपिंग बैग होता है, उसको कहते हैं हम लोग स्लीपिंग बैग, यानी सारा सिस्टम उसमें फिट है, स्लीपिंग बैग। इसका नाम है स्लीपिंग, स्लीपिंग मतलब सोने वाला, अब बैग यानी सारा उसमें किट है, व्यवस्था है, गर्म कपड़ा वगैरह सब व्यवस्था, ताकि आराम से लोग सो सकता है। तो सोएगा आदमी स्लीपिंग बैग में। ठीक है, आज के वीडियो में जो हम लोगों को पढ़ना था सिक्किम, दार्जिलिंग, गंगटोक, नाथुला वगैरह के विषय में हम लोग पढ़े, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न वगैरह हम लोग देखे। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे आगे की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।